गंभीरता से आज के इस पार्ट को आप सुनिएगा और उसके बाद आप फैसला कीजिएगा। फैसला आप पर छोड़ती हूं। 2020 में दिल्ली में दंगे हुए थे और उन दंगों के दौरान आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की बहुत बेरहमी से हत्या हो गई थी। इतनी बेरहमी से कि 51 बार चाकू मारे गए, निशान थे बॉडी पर। ये शक्ल, ये मंजर आपको याद है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। एक तरफ अंकित शर्मा का चेहरा और दूसरी तरफ नाले में डूबी उनकी लाश। यह तस्वीर उस वक्त की है जब घंटों की खोजबीन के बाद रेस्क्यू टीम को अंकित शर्मा का शव इस नाले में मिला और उनके हाथ में रस्सी से बंधे हुए हाथ। तब जाकर बॉडी को बाहर निकाला गया। ये वो तस्वीर जब पहले हाथ आया था। इस मामले में कल यानी 13 जुलाई को पूरे 6 सालों के बाद, और मैं अगर प्रिसाइसली बताऊं तो 6 साल 4 महीने और 18 दिन के बाद अदालत ने ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया। लेकिन बात सिर्फ इतनी भर नहीं है कि अदालत ने फैसला दिया और यह आदमी दोषी साबित हो गया। बात उस पूरे इकोसिस्टम की है, उस खतरनाक इकोसिस्टम की जिसके झूठे नैरेटिव का गुब्बारा इस बार फिर पंक्चर हो गया है। आप सबके मन में भी एक बार यह विचार आया होगा जब आपने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की तरफ से इस ताहिर हुसैन के पक्ष में पोस्ट देखे होंगे, ट्वीट देखे होंगे, बड़े बड़े दावे और वादे किए जा रहे थे। एक धर्म विशेष से ताहिर को जोड़कर देखा जा रहा था। आज उस इकोसिस्टम की बेचैनी बढ़ गई है। यकीन मानिए यह बेचैनी इसलिए बढ़ी है क्योंकि यह इकोसिस्टम दंगों से पहले और दंगों के पहले दिन से ही ताहिर हुसैन को विक्टिम बना रहा था, बेचारा दिखा रहा था, बेगुनाह बता रहा था, क्लीन चिट देने को उतारू था। 5-5 बार ताहिर हुसैन ने क्यों पुलिस को फोन किया होगा, यह तो मासूम है। तमाम तरीके की बातें हो रही थी। ताहिर हुसैन को विधानसभा का चुनाव भी लड़वाया गया जबकि यह आरोपी था। कोर्ट के इस फैसले के बाद ताहिर हुसैन को बचाने के सारे जतन का पतन हो गया है। आप सोचिए, बस सोचिए, हां, अगर पिछले साल जो चुनाव हुए थे जिसमें ये ताहिर हुसैन चुनाव लड़ रहा था, अगर जीत जाता, बताइए क्या होता? अगर ताहिर हुसैन चुनाव जीत जाता तो कोर्ट के फैसले से पहले ही मुझे यह बताइए, यह नैरेटिव एस्टैब्लिश नहीं करने की कोशिश होती कि देखिए ताहिर हुसैन को मुसलमान होने के नाते दंगे और हत्या के केस में फंसाया गया, जनता की अदालत में यह जीत गया, क्लीन चिट मिल गई। अगर ताहिर हुसैन चुनाव जीत जाता तो दंगाइयों का मनोबल बढ़ता कि नहीं बढ़ता, आप मुझे बताइए। इस आशंका से क्या इनकार किया जा सकता है कि अगर ताहिर हुसैन चुनाव जीत जाता तो फिर किसी अंकित शर्मा को मारने में दंगाइयों की भीड़ एक सेकंड नहीं सोचती। अगर ताहिर हुसैन चुनाव जीत जाता तो दिल्ली दंगों में मारे गए 53 लोगों के परिवार वालों का सिस्टम से भरोसा नहीं उठ जाता। और सबसे खतरनाक बात, अगर ताहिर हुसैन चुनाव जीत जाता तो वो माननीय बनकर दिल्ली विधानसभा में बैठ रहा होता। पिछले साल ताहिर हुसैन को असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी AIMIM से टिकट दिया था। दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट से ताहिर हुसैन ने चुनाव भी लड़ा था। ताहिर को 33,000 वोट मिले और उसे चुनाव प्रचार करने के लिए बेल भी मिली। उस वक्त बीजेपी समेत कई पार्टियों ने ओवैसी के फैसले पर सवाल खड़े किए और तब ओवैसी ने क्या कहा था, मैं चाहती हूं न्यूज की पाठशाला में आप उस बात को सुने। तुम ताहिर हुसैन को बोलोगे तो मैं तुम्हारे बाप के बाप को बोलूंगा, याद रखो। तुम ये मत समझना कि तुम्हारे मुंह में जबान है, मेरे मुंह में भी अल्लाह ने बहुत बड़ी जबान दी और मेरी जबान की तासीर अल्लाह ने तलवार से ज्यादा ज़रब उसमें लगी है। असद ओवैसी ये नहीं जानते हैं कि तलवार वाली जुबान वहां नहीं चलती है जहां सिर्फ और सिर्फ कानून का राज होता है। असद ओवैसी साहब, अदालत में साक्ष्य चलते हैं, अदालत में प्रूफ चलता है, लंबी तलवार वाली जुबान नहीं चलती। और शायद यही वजह है कि आज ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया गया है
लंबी जुबान की वजह से नहीं, लंबे सबूतों की लिस्ट की वजह से। जिस ताहिर हुसैन को ओवैसी दिल्ली विधानसभा भेजने की जुगत में लगे थे, उसे अदालत ने अंकित शर्मा हत्याकांड का जिम्मेदार ठहराया है। इस केस में 91 गवाहों के बयान और सबूतों पर विचार करने के बाद कोर्ट ने मंगलवार को जो कुछ कहा, उसे ताहिर को बचाने वाले इकोसिस्टम को कान खोलकर सुन लेना चाहिए। कोर्ट ने कहा है 25 फरवरी 2020 की शाम करीब 5 बजे ताहिर हुसैन चांदबाग पुलिया पर जुटी गैर कानूनी भीड़ का हिस्सा था। कोर्ट ने कहा है यह भीड़ हिंदू समुदाय के लोगों के खिलाफ हिंसा करने के इरादे से इकट्ठा हुई थी। भीड़ का मकसद दंगा, लूटपाट, आगजनी, लोगों और उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना था। चांदबाग पुलिया पर जुटी भीड़ हथियारों से लैस थी। इसी भीड़ ने आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा को घेर लिया। यही भीड़ अंकित शर्मा को जबरदस्ती चांदबाग पुलिया की तरफ ले गई और फिर इसी भीड़ ने अंकित शर्मा पर बेरहमी से हमला करके उनकी हत्या कर दी। ताहिर हुसैन कानूनी रूप से अंकित शर्मा की हत्या के लिए जिम्मेदार है, ये किसी और ने नहीं, कोर्ट ने कहा। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया, तब वो रोने लगा। कहा कि मैं बेगुनाह हूं, मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ है। अंकित हत्याकांड में कुल 11 आरोपी बनाए गए थे। 6 आरोपियों को बरी कर दिया गया, 5 आरोपियों को दोषी करार दिया गया। इनके नाम भी आप जान लीजिए। पहला ताहिर हुसैन, दूसरा नजीम, तीसरा कासिम, चौथा अनस और 5वां जावेद। ये वो सारे लोग हैं जो दोषी करार दिए गए। कोर्ट के फैसले के बाद सुनिए दिल्ली पुलिस के जॉइंट सीपी ने क्या कहा। आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं ताहिर हुसैन, उनको भी हत्या में और किडनैपिंग अबडक्शन जो है 365 की जो धारा है उसमें दोषी पाया गया है। अब हम कोर्ट में आगे भी पैरवी करेंगे ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा सजा दिलवाई जा सके। ये केस हमारे लिए प्रायोरिटी का एक केस रहा है अभी तक। जॉइंट सीपी सुरेंद्र कुमार जो बात कह रहे हैं कि हमारी प्रायोरिटी है। जब ये दंगे हो रहे थे तो एक मीडिया कर्मी की भी यही प्रायोरिटी थी और एक मीडिया संस्था की भी यही प्रायोरिटी थी कि जो उसे दिख रहा है वो दिखाया जाए। मेरे फोन में अभी भी वो तस्वीरें लॉक हैं और मैं आपको वो तस्वीरें दिखाती हूँ। आज सुबह मैं इन्हें तलाश रही थी। ये 2020 की बात है और मैंने आप लोगों के लिए वो तस्वीरें आज खोज कर रखी है क्योंकि अभी 2026 चल रहा है। ये वो तस्वीरें हैं, पता नहीं कितना अच्छे से हाँ ओके। अब ये मैं आपको पहली तस्वीर दिखाती हूँ। यही है वो ताहिर हुसैन का घर। ये मैंने अपने फ़ोन से ली है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, मुस्तफ़ाबाद आपको दिखाई दे रहा है, 27 फरवरी 2020, ठीक है। ये मैं इसको दिखाई दे रहा है आपको। ये सारे मीडिया कर्मी हैं नीचे जो आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जगह जगह चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है। फिर आप इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीर आपको नज़र आ रही है। ये वहाँ पर ऐसी भी चीज़ें हमको दिखाई दी। ये मैंने अपने कैमरे से ली है। ये सुतली बॉम्ब सा दिखता हुआ कुछ। फिर आप ये देखिए, ये किसी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है और उस बॉटल में आपको ये दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ कपड़ा सा कुछ ठूसा हुआ। इसके अंदर या हाँ ये देखिए, मैं जूम कर देती हूँ। ये देखिए, ये पेट्रोल बॉम्ब बनाया। ये मेरे कैमरे से ली गई तस्वीरें हैं। ये देखिए उस वक्त का जो मंजर, आप ये पूरा घर देख रहे हैं, पूरा घर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ अंदर शायद कुछ फेंका गया और उसके बाद इस पूरे घर को आग लगा दी गई। एक और तस्वीर आपको दिखाती हूँ। मतलब इतनी कंक्रीट, ये सामने की वो सारी की सारी इलाके हैं जहाँ पर हिंदू बहुल इलाका है। सामने की तरफ ये वो पूरा इलाका है। आप देखिए किस तरीके का मंजर था। ये पूरा घर जला हुआ है, ठीक है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। पूरे के पूरे इलाके में सिर्फ और सिर्फ आपको धुएं का गुबार से, ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जब उस वक्त मैं रिपोर्टिंग कर रही थी, तब हमने बाकायदा मैंने अपने कैमरे में ली थी। ये वो तस्वीर है। आप
वो जालियों के पीछे एक बार फिर से वो दिखाइएगा, बार बार ये रिपीट होंगी। जाली के पीछे पूरा एक ये जो पीछे आपको वो रंग बिरंगा दिख रहा है और तिरंगे जैसा रंग है उस दरवाजे का, गेट का, कॉलोनी के गेट का, उसके पीछे तमाम औरतें खड़ी हुई थी। मुझे आज भी वो मंजर अच्छे से याद है, भयानक मंजर था। पुलिस कह रही थी तो आप अंदर रहिए, बाहर की तरफ मत आइएगा। और वहाँ उन इलाकों से एक एक करके लड़का आता था और वो वहाँ पर पहरेदारी देता था। पूरी पूरी रात वहाँ पर ऐसी गेटेड कॉलोनीज थी, मतलब गली थी, और उसके दोनों तरफ दरवाजे ऐसे रखे हुए थे। दरवाजे बंद करके दरवाजे के इस पार लड़का किसी घर का आता था, किसी और घर से एक और लड़का आता था, फिर वो पहरेदारी देते थे कि दंगाई आकर कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर आग जला दें। ये तब का वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ जब सुरक्षाकर्मी वहाँ पर तैनात किए गए थे, तो वो हमको उस इलाके में इसलिए भी नहीं जाने दे रहे थे क्योंकि बहुत सेंसिटिव माहौल था। मुझे आज भी याद है कि जब हम वहाँ पर गए और हम माइक से लोगों को बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, बात करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो यही कह रहे थे कि आप किसी से बात ना करें, क्योंकि वहाँ पर ये हो जाता था कि पूरा का पूरा एक ग्रुप आकर खड़ा हो जाता था। मान लीजिए मैं किसी से बात कर रही हूँ, मैंने माइक ऐसे सामने किया और वहाँ पर अक्सर ये देखा जाता था कि पूरा का पूरा ग्रुप आकर खड़ा हो जाता और वो आपको लगातार एक टुक देख रहा होता। जहाँ कुछ अनकंफर्टेबल क्वेश्चन होते वो फौरन आपके ऊपर आवाज उठाना शुरू कर देते, आपको कटघरे में खड़ा करना शुरू कर देते। ये आप वो इलाका देखिए, यहाँ पर बहुत बहुत ही षड्यंत्र पूर्वक स्कीमिंग के तहत दुकानें थी। एक हिंदू दुकान, फिर मुस्लिम दुकान, फिर हिंदू दुकान, फिर मुस्लिम दुकान। लेकिन जो दुकानें जली वो हिंदुओं की दुकानें जली, एक धर्म विशेष की दुकानें जली, और बाकी अगल बगल जो है वो, और ये सारी चीजें साफ तौर पर हमें नजर आ रही थी। यानी कोई एक सरगना था जो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बता रहा था, पहले से चिन्हित की जा रही थी। इतना भयानक मंजर था वो। और लोग फिर बाहर आकर ये देखिए इस तरीके से, अगले दिन जब थोड़ा सा मामला शांत हुआ तो लोग आकर देखने लगे कि क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है।